कहानी कैफे 7 में आज सुनिए विवेक मिश्र की कहानी 30 मिनट्स। कमरे की दीवार पर टंगी घड़ी में अभी 9 बजने में 10 मिनट थे। कमरे की छत पर लटके पंखे पे एक नायलॉन की रस्सी का फंदा झूल रहा था। उसके ठीक नीचे एक प्लास्टिक की कुर्सी पड़ी थी। सामने स्टूल पर रखी स्टॉप वॉच तेजी से दौड़ रही थी। वो उल्टी चल रही थी। समय चूक रहा था। उसे शून्य पर आकर रुक जाने में 10 मिनट बाकी थे। मुल्क बड़े इत्मीनान से मोबाइल पर गेम खेल रहा था। स्टॉप वॉच में तेजी से नंबर बदल रहे थे। जब उसे शून्य पर आकर रुक जाने में 2.5-3 मिनट ही शेष रह गए, तब मुल्क खड़ा हो गया। स्टॉप वॉच भागते भागते हांफने लगी। 9 बजने में 2 मिनट। मुल्क ने कुर्सी पर चढ़कर पंखे से लटकते फंदे को गले में डाल दिया। बचा हुआ आखिरी मिनट बहते हुए पानी सा फिसल रहा था। स्टॉप वॉच तेज ढलान पर लुढ़कती गाड़ी थी जो किसी खड्ड में गिर रही थी। वो रुक जाती पर कोई भी चीज उसे रोक नहीं पा रही थी। मुल्क ने अपने पैरों के अंगूठे सिकोड़कर जिंदगी की नब्ज टटोली। अब उसकी आंखें घड़ी पर नहीं, दरवाजे पर थीं। तभी दरवाजे की घंटी बजी और एक खतरनाक खेल, मौत का खेल थम गया। मुल्क एक 26-27 साल का ऐसा चेहरा जो दिल्ली की सड़कों पर कई बार आपसे टकराया होगा और आपके साथ चलते चलते अन्य कई लोगों को धकेलता हुआ बस में चढ़ गया होगा। वो कई बार भागकर आपके सामने ठीक उस समय मेट्रो में चढ़ा होगा जब उसके दरवाजे बस बंद होने ही वाले होंगे। एक ऐसा आदमी जिसके कंधे से धक्का लगने के बाद उसने आपको पलटकर देखा तक नहीं होगा। कई बार जब वो अपने कानों में हेडफोन लगाए आपके सामने से गुजरा होगा तो आपको उसे देखकर लगा होगा कि उसको किसी की परवाह नहीं। दरअसल उसे देखकर आपको लगा होगा कि उसे अपनी भी परवाह नहीं। खासतौर से तब जब आप ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर सड़क पार करने के लिए ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे होंगे और वो मोबाइल पर बात करता हुआ बिना सिग्नल की परवाह किए सड़क पार कर गया होगा। जब कोई तेज रफ्तार गाड़ी उसे छू के निकली होगी तब शायद आप उसके लिए चिंतित या परेशान हो गए होंगे। अचानक आपको उसकी शक्ल अपने किसी बहुत करीबी रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी या फिर भाई या बेटे जैसी लगी होगी। आपने ये भी सोचा होगा कि इसे लगता है कि यहाँ किसी की परवाह नहीं, जबकि आप सांस साधे तब तक उसे देखते रहे होंगे जब तक उसने सड़क पार नहीं कर ली होगी। हाँ, वही, अब याद आया आपको। मैं उसी मुल्क की बात कर रहा हूं। उसी का कमरा पूर्वी दिल्ली के उस इलाके में है जिसे अगर आप ऊपर से देखें तो विकास मार्ग कही जाने वाली एक चौड़ी सड़क के दोनों ओर बसी घनी आबादी वाली ये 2 बस्तियां लक्ष्मी नगर और शकरपुर ऐसे लगते हैं मानो किसी पेड़ के मोटे तने पर मधुमक्खियों के 2 बड़े बड़े छत्ते लगे हों और रात में तो लगता है जैसे करोड़ों जुगनू इन छतों पर आ बैठे हैं। एक बड़े अजगर सी दिखने वाली मेट्रो एक विशाल पेड़ के मोटे तने जैसे रास्ते के ऊपर बने पुल पर दिन भर यहां से वहां, वहां से यहां रेंगती रहती है। जब ये रुकती है तो अपने बीसियों मुंह खोलकर हजारों लोगों को अपने भीतर लीलती है और साथ ही उतने ही उगल भी देती है। भीड़ से बजबजाते इन इलाकों से निकलकर हजारों लोग हर सुबह पूरी दिल्ली में फैल जाते हैं। आईटीओ पुल से विकास मार्ग की ओर बढ़ने पर बाईं तरफ पड़ने वाला इलाका जो ज्यादा बड़ा पर संकरी गलियों और घनी आबादी वाला है वो लक्ष्मी नगर है। इसी की एक संकरी गली के आखिर में 35 गज के प्लॉट पर बने
5 मंजिला मकान के चौथे फ्लोर पर एक 8 बाई 10 का कमरा मुल्क का कमरा है। मुल्क लगभग रोज ही 8 बजे अपने कमरे पर लौट आता है। आज भी वही समय था। आते ही कमरे की बत्ती जला दी। रोशनी होने पर उजागर हुआ। उसमें सबसे पहले देखी जा सकने वाली चीजों में दरवाजे के सामने वाली दीवार पर टंगी घड़ी और उसी के नीचे एक स्टूल पर रखी स्टॉप वॉच, जिसमें मिनट के स्थान पर 30 और सेकंड के स्थान पर 2 शून्य रुके हुए थे। मुल्क ने अपना लैपटॉप बैग बेड पर फेंककर कमरे का दरवाजा चौखट से भिड़ाया और बेड पर पड़ी मुचड़ी और सीली तौलिया उठाकर कमरे से जुड़े बाथरूम में घुस गया। बाथरूम से निकलने पर मुल्क के थके हुए चेहरे पर एक विचित्र सी विस्मित कर देने वाली चमक आ गई थी। उसे देखकर लगता जैसे वो अपने अकेलेपन के शून्य में तिर रहा था। ऐसे में कोई चीज जो उसे बाहर की दुनिया से जोड़ती वो उसका मोबाइल और लैपटॉप ही था। उसने अपने मोबाइल से एक नंबर मिलाया। दूसरी ओर से आवाज आई, न्यू पिज्जा सेंटर। मुल्क ने ऑर्डर दिया, 1 चिकन पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज। पता लिखिए, D4/131 स्ट्रीट नंबर 8, रमेश पार्क, लक्ष्मी नगर। अभी टाइम हुआ है 8:30। डिलीवरी टाइम 9 PM। फोन करने से पहले ही मुल्क ने स्टॉप वॉच का बटन दबा दिया। स्टॉप वॉच में नंबर सरपट भागने लगे। जैसे जैसे घड़ी में समय बढ़ता, स्टॉप वॉच में समय कम होता। मुल्क की आंखों की चमक को उनके चारों ओर बने काले घेरे धीरे धीरे मलिन करने लगते। वहां दूसरे सिरे न्यू पिज्जा सेंटर पर जहां ऑर्डर किया जाता, बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता, पिज्जा इन 30 मिनट्स एट योर प्लेस। 8 से 9 बजे के बीच का समय पिज्जा सेंटर के लिए सबसे व्यस्त समय होता। इस समय पिज्जा सेंटर की सारी टेबलें भरी रहती। वहां जाकर लगता जैसे शहरों में रोटी खाना किसी बीते समय की बात हो चली है। सेंटर के मेन काउंटर के साथ होम डिलीवरी के ऑर्डर बुक करने के लिए भी एक काउंटर अलग से होता है, जिस पर एक लाइन से कई फोन रखे होते जो लगातार बजते रहते हैं, लगातार। काउंटर पर एक अधेड़ उम्र का नेपाली आदमी बैठा रहता, जिसका रंग भूरा, मुंह बर्गर की तरह फूला हुआ और आंखें छोटी और धसी हुई थी। कहीं दूर ताकती हुई लगती आंखें। वो अपना काम करते हुए कहीं दूर देखता हुआ लगता। कभी लगता वो अपने सामने वाले आइसक्रीम पार्लर के बोर्ड को देख रहा है, जिस पर बर्फ से ढके पहाड़ बने हैं। उसे देखकर लगता वो सालों से वहीं बैठा है। शायद तभी से जब पहली बार इस शहर के किसी आदमी ने बर्गर, चाउमीन और पिज्जा का स्वाद चखा होगा। वो फोन पर ऑर्डर बुक करता और एक पर्ची पर ऑर्डर नंबर और डिलीवरी टाइम डालकर किचन में खुलने वाली खिड़की के अंदर पास कर देता। किचन के अंदर 10-12 जोड़ी हाथ किसी बड़े कारखाने में लगी मशीनों की तरह एक साथ चलते रहते। इन हाथों के शरीर, चेहरे और उन पर टिकी हुई आंखें भी होती, पर वे दिखाई नहीं देती। कई बार इन चेहरों पर गलती से कोई मुस्कुराहट किसी पिज्जा के डिब्बे में गिरकर बंद हो भी जाती तो वो कुछ ही देर में गर्मी और घुटन में छटपटाकर दम तोड़ देती। ये हाथ खिड़की से ऑर्डर मिलने के बाद 8 से 10 मिनट में पिज्जा तैयार कर उसे पैक कर वापस उसी खिड़की से बाहर खिसका देते। बाहर काउंटर पर लाल पीले रंग की टी-शर्ट पहने बैठा नेपाली आदमी, जो इस बीच अपने भीतर कहीं थोड़े बहुत बचे रह गए पहाड़ और उसके सिरे पर पिघलती बर्फ को दूर किसी बहुमंजिला इमारत के शीर्ष पर अपनी धसी हुई आंखों से देख रहा होता, और ध्यान से देखने पर खुद भी एक पिघलता हुआ पहाड़ ही लगता। तुरंत डब्बे में बंद पिज्जा, बिल और पता एक पॉलीथीन में डालकर एक बटन दबा देता, जिससे उसके सिर के ऊपर लगे इलेक्ट्रिक बोर्ड पर एक नंबर उभरता और जोर से कानों को चुभने वाली घंटी बज उठती। घंटी बजते ही पिज्जा सेंटर से बाहर ठीक 30 मिनट में इलाके के किसी भी घर में पिज्जा पहुंचा देने के लिए तैयार खड़े पिज्जा डिलीवरी बॉय हरकत में आ जाते। बोर्ड पर एक नंबर उभरता। उसी नंबर की टी-शर्ट पहने बाहर खड़ा डिलीवरी बॉय लपक कर काउंटर पे आ जाता। इस बार बोर्ड पर उभरने वाला नंबर था
8:36। नेपाली जोर से चीखा। बुकिंग टाइम 8:30, डिलीवरी टाइम 9 बजे। आगे बोलते हुए उसने 36 नंबर की टी शर्ट वाले लड़के को अपनी धसी हुई आंखों से घूरा। 12 मिनट निकल चुके हैं। 30 मिनट्स मतलब 30 मिनट्स, नहीं तो इस राउंड का पैसा कटा समझो। लड़के ने उसकी तरफ नहीं देखा, पर लगा जैसे वो मुल्क की तरह अकेलेपन के शून्य में तिर रहा था। उसने काउंटर पर रखा पैकेट उठाया और अपनी मोटरसाइकिल के पीछे लगे बॉक्स में डाल दिया। एक क्षण में गाड़ी का इंजन घनघनाने लगा। शरीर और मोटरसाइकिल एक हो गए। हेलमेट पहनते ही वो जैसे बाहर की दुनिया से कट गया। मोटरसाइकिल की गति पकड़ते ही आसपास जलती बत्तियां फैलकर लंबी हो गईं। ट्रैफिक की आवाजें धीरे धीरे तीखी और नुकीली होने लगीं। अब वो लगभग उड़ता हुआ अंधेरों और रोशनियों के बीच से मधुमक्खी सा भिनभिनाता हवा में तैर रहा था। वो केवल उस पते को देख रहा था जिस पर उसे 30 मिनट में पहुंचना था। वहां मुल्क गले में रस्सी का फंदा डाले हुए एक स्टूल पर खड़ा, अपने पैर के अंगूठे को सिकोड़कर अभी जिंदगी की आखिरी धड़कन को टटोल पाता। दरवाजे की ओर देखते हुए उसकी आंखें आखिरी बार झपक पाती कि उससे पहले ही घंटी बज गई। उसी समय स्टॉप वॉच में समय चूक गया। वो शून्य पर आकर रुक गई। दीवार घड़ी ने भी 9 बजने का ऐलान कर दिया। मुल्क खुशी और उन्माद से अपने गले से फंदा उतारते हुए बुदबुदाया, जीत गया, मैं फिर जीत गया। फिर समय हार गया, मौत हार गई। नाउ आई कैन लिव अनदर डे। मैं एक और दिन जी सकता हूं। मुल्क ने मुस्कुराते हुए दरवाजे खोलकर पिज्जा लिया, पैसे दिए और दरवाजा बंद कर दिया। मुल्क का ये खेल अजीब है ना? वो इसे रोज खेलता है। शायद अब अगर वो आपको मिले तो आप उससे बात करना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि मुल्क से आपकी पहले कभी बात नहीं हुई। जरूर कभी ना कभी इतने सालों से अपने टेलीकॉलर की नौकरी करते हुए उसने आपको मोबाइल, क्रेडिट कार्ड या फिर किसी फ्लैट की बुकिंग के लिए फोन किया होगा। उसने अपने बीए ऑनर्स के दूसरे साल में ही कॉलेज छोड़कर नोएडा के कॉल सेंटर में नौकरी कर ली थी। पहले 2 साल तो नौकरी लगती रही, छूटती रही, पर उसके बाद न्यूटॉन एक ऐसी कंपनी जो ठेके पर किसी भी आदमी को किसी भी चीज के लिए केवल टेलीफोन पर कन्वेंस करने का ठेका लेती है, में आकर वो टिक गया। वजह थी यहां उससे साल भर बाद ज्वाइन करने वाली नीरू। दोनों साथ काम करते, साथ में ब्रेक लेते और साथ में ही काम खत्म करके वर्क स्टेशन से निकलते। अपनी सीट पर कॉल करते हुए भी मुल्क की आंखें नीरू पर टिकी रहती। नीरू भी कभी कभी नजर उठाकर मुल्क को देख लेती। वो शायद सोमवार की दोपहर में मिले ब्रेक का समय था जब मुल्क कैंटीन में अकेला बैठा था। उसकी आंखें कुछ ढूंढते हुए यहां वहां घूम रही थीं। इसी बीच उसने सिगरेट सुलगा ली और ढेर सारा धुआं छत की ओर धकेल दिया। उंगलियों वाले खूबसूरत हाथ ने टेबल पर घूमते हुए लाइटर को रोक दिया। ये नीरू थी। नीरू ने मुल्क के सामने अपने मोबाइल का इनबॉक्स खोलकर रख दिया। What the hell is this? Same message 10 times. Look, we are colleagues. मुल्क, हम साथ में काम करते हैं बस। नीरू ने झल्लाते हुए कहा। मुल्क ने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर वही मैसेज दोबारा नीरू को भेज दिया। नीरू के मोबाइल में मुल्क के मैसेज के रिसीव होने की घंटी बजी। मुल्क नीरू को देखकर मुस्कुरा दिया। नीरू झुंझला गई। उसने अपना मोबाइल उठाया और तमतमाते हुए बोली, यू आर इम्पॉसिबल, और पलटकर चली गई। नीरू चली गई। मुल्क वहीं बैठा नीरू को भेजा मैसेज पढ़ता रहा, जिसमें लिखा था, एवरी इवनिंग एट 9 आई वेट फॉर यू एट माई प्लेस, D4/131 स्ट्रीट नंबर 8 रमेश पार्क, लक्ष्मी नगर। और आखिर में लिखा था, प्लीज मेक इट दिस इवनिंग। मुल्क इस शहर में दिन रात यहां वहां भागते उन लाखों लोगों की भीड़ में एक ऐसा
बनता बिगड़ता चेहरा था, जिसका अपना एक चेहरा होते हुए भी कोई चेहरा नहीं था। उसकी आंखों के चारों ओर लगातार बड़े होते स्याह गोलों को नापने वाला उसके आसपास कोई नहीं था। अनगिनत चेहरों के बीच कोई दोस्त नहीं, और शायद दोस्त बनाने का समय भी नहीं। पिछले 2 साल से बस जिंदगी के 2 ही सिरे थे, लक्ष्मी नगर का 1 रूम सेट और नोएडा का वर्क स्टेशन। इसी के बीच दौड़ रहा था वो। सेंटर से निकलकर कमरे पे पहुंचता, फोन पर पिज्जा ऑर्डर देता और ऑर्डर बुक करते ही 30 मिनट पर रुकी हुई स्टॉप वॉच का बटन दबाता। स्टॉप वॉच उल्टी दिशा में भागने लगती और 0 पर आकर रुक जाती। 30 मिनट पूरे होने से कुछ समय पहले कभी कमरे में रखे रैक से कोई किताब निकालकर उसके पन्ने पलटने लगता। कभी इसी बीच नीरू को फिर वही मैसेज भेज देता। 30 मिनट पूरे होने से कुछ मिनट पहले मुल्क कुर्सी पर खड़ा होकर पंखे से लटकते फंदे को गले में डाल लेता। आधा घंटा बीत जाता, 9 बज जाते, नीरू नहीं आती, पर 30 मिनट पूरा होने से पहले पिज्जा आ जाता। मुल्क के कमरे की घंटी बज जाती और वो गले से फंदा उतार देता। करोड़ों की आबादी वाले इस शहर में हम आप में से बहुतों की तरह नितांत अकेला मुल्क, जिसे अब आप थोड़ा बहुत पहचानने लगे हैं, ये खेल कई महीनों से खेल रहा था। वो अभी तक इस खेल में जीतता आ रहा था। वो हर दिन जीत के बाद कैलेंडर पर सही का एक निशान लगा देता। मुल्क का 30 मिनट का खेल घर और बाजार, प्यार और इंतजार, और आखिर में जिंदगी और मौत के बीच होता। उसकी जिंदगी मौत से जीत जाती। हर बार 30 मिनट से पहले ही दरवाजे की घंटी बज उठती। नीरू नहीं आती, पर पिज्जा 30 मिनट पूरे होने से पहले ही आ जाता। वो फरवरी का महीना था। धीरे धीरे कम होती सर्दी में बसंत की महक मिलने लगी थी। आज भी मुल्क ने अपने नियत समय पर पिज्जा ऑर्डर करके स्टॉप वॉच का बटन दबा दिया। समय तेजी से सरकने लगा। न जाने क्यों मुल्क को लग रहा था कि आज नीरू जरूर आएगी। आज वो स्टॉप वॉच को रोक देना चाहता था। कई महीनों से नीरू मुल्क के मैसेज के आते ही उसे अपने मोबाइल से डिलीट करती आ रही थी। उसने कभी मुल्क के मैसेज का जवाब नहीं दिया था, पर मुल्क भी अब ये समझने लगा था कि नीरू को अब उस पर गुस्सा नहीं आता। उस शाम उसे ऑफिस से निकलने में थोड़ी सी देर हो गई थी। वो अकेली ही नोएडा सेक्टर 18 के बस स्टॉप पर खड़ी थी। बार बार कोशिश करने पर भी मुल्क का मैसेज अपने मोबाइल से डिलीट नहीं कर पा रही थी। उसने मैसेज को कई बार पढ़ा था, पर वो उसे मिटा नहीं पा रही थी। उस मैसेज का एक एक शब्द जैसे नीरू के बदन पर रेंगता हुआ उसे गुदगुदा रहा था। शायद पहली बार उसने मुल्क के मैसेज का जवाब देने का मन बनाया था, पर उसकी उंगलियां कुछ भी टाइप नहीं कर सकी थी। बार बार मुल्क की आंखें सामने आ रही थी। नीरू के भीतर आज जो कुछ भी चल रहा था उससे वो असहज उठती, पर उसे गुस्सा नहीं आ रहा था। वो अकेली खड़ी मुस्कुरा रही थी। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज रिसीव होने की घंटी बज उठी। मुल्क का ही मैसेज था। उसने उस मैसेज के रिसीव होते ही बड़ी बेसब्री से खोला था। उसे मुल्क का भेजा एक एक शब्द, जो वो पहले भी सैकड़ों बार पढ़ चुकी थी, बिल्कुल नया लग रहा था। उसके मैसेज के आखिरी शब्द, प्लीज मेक इट दिस इवनिंग, आज शाम चलिए आओ। तभी एक ऑटो के रुकने की आवाज ने नीरू को चौंका दिया था। नीरू ने ऑटो वाले की तरफ देखे बिना ही कहा, लक्ष्मी नगर जाना है, और ऑटो वाले के जवाब का इंतजार किए बगैर ही उसमें बैठ गई। उसके बैठते ही ऑटो लक्ष्मी नगर की ओर दौड़ने लगा। मुल्क के उस 10 बाई 12 के कमरे में जितनी तेजी से घड़ी की सुइयां भाग रही थीं, उतनी ही तेजी से कमरे के बाहर की दुनिया भी भाग रही थी। उसी में घनघनाती हुई भाग रही थी पिज्जा डिलीवरी बॉय की मोटरसाइकिल और वो ऑटो भी, जिसमें नीरू सवार थी।
अभी 30 मिनट पूरा होने में पूरे 3 मिनट बाकी थे। मुल्क कुर्सी पर खड़े होकर पंखे से लटकते फंदे को खोल रहा था। नीरू का ऑटो स्ट्रीट नंबर 8 प्लॉट नंबर 131 के आगे रुका तो उसकी आंखों के सामने मुल्क के अनगिनत एसएमएस तेजी से गुजरने लगे, जिसमें लगभग हर मैसेज में उसने अपना पता लिखा था। नीरू को लगा जैसे वो इस जगह को पहले से जानती है। मुल्क की बड़ी बड़ी जादुई आंखें आज आखिरकार उसे यहां तक खींच लाई थी। उसके पैर जैसे खुद ब खुद सीढ़ियां चढ़ने लगे थे। वो बिना वजह ही मुस्कुरा रही थी, पर उसने तो सोचा था कि वो मुल्क से मिलेगी तो बिल्कुल नहीं मुस्कुराएगी। वो उसे बहुत डांटेगी, फिर थोड़े प्यार से समझाएगी। आखिर ये क्या पागलपन है, क्यों, किस लिए? पर वो तो मुस्कुराए जा रही थी। कोई चुंबक उसे खींचे लिए जा रही थी। उसने घुमावदार सीढ़ियों से ऊपर की ओर देखा तो सामने लिखा था D4/131। उसके भीतर कुछ तेजी से पिघल रहा था। उसके मुंह का स्वाद बदल गया था। मुल्क का कमरा उसके सामने था। इस पते को वो अच्छी तरह जानती थी, फिर भी तेजी से लगभग दौड़ती हुई सीढ़ियां चढ़ते एक पिज्जा डिलीवरी बॉय को रोककर उसने पूछा, D4/131 यही है? लड़के ने हड़बड़ी में कहा, जी 131 का ही ऑर्डर है। नीरू के चेहरे की मुस्कान जैसे उसके पूरे शरीर में फैल गई। नीरू ने कहा, ऑर्डर मुझे दे दीजिए, मैं वहीं जा रही हूं। नीरू ने पिज्जा लेकर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसके हाथों में पैसे थमा दिए। लड़की ने बचे हुए पैसे वापस देने चाहे, पर नीरू ने संक्षिप्त सा जवाब दिया, इट्स ओके। लड़का खुश था। वो लगभग कूदता हुआ नीचे उतर गया। नीरू का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने दरवाजे पर लगी घंटी बजानी चाहिए, पर उसकी उंगलियों ने जैसे उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसने अपना कांपता हुआ हाथ दरवाजे पर रख दिया, मानो भीतर बैठे मुल्क की धड़कन हाथ से टटोल लेना चाहती हो। नीरू के दरवाजे पर हाथ रखते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर मोटी मोटी किताबें रैक में एक दूसरे के कंधे पर सिर टिकाए खड़ी थीं। उनकी अब किसी को जरूरत नहीं थी। सालों से घूमती घड़ी की सुइयां अभी भी घूमती जा रही थीं, पर वहां उनकी गति को तौलने वाला कोई नहीं था। स्टॉप वॉच शून्य पर रुकी हुई थी। कमरे के भीतर का आकाश स्थिर हो गया था। कमरे के भीतर किसी एक पल ने एक लंबी सांस लेकर उसे अपने भीतर रोक लिया था। कमरे की हर एक चीज उस पल के सांस छोड़ने का इंतजार कर रही थी, पर उस पल ने सांस नहीं छोड़ी। उस पल का उस सांस के साथ यकायक इस पृथ्वी से लोप हो गया था। वो पल, वो सांस किसी एक घड़ी में किसी पुच्छल तारे से चमक कर अंतरिक्ष में विलीन हो गई थी। दीवारों पर झूलती परछाइयां धीरे धीरे टूटकर गिरने लगीं, पर मुल्क का शरीर जमीन से 2.5 फुट ऊपर झूलता ही रहा। नीरू मुल्क की बड़ी बड़ी जादुई आंखों को एकटक देख रही थी। वे कमरे के बीचों बीच हवा में तैर रही थी। उनमें अनंत विस्तार लिए हुए एक ब्लैक होल था, जो कमरे के भीतर की हर एक चीज को अपने भीतर खींच रहा था। नीरू भी किसी बेजान वस्तु से उस ब्लैक होल में खींची चली जा रही थी। न्यू पिज्जा सेंटर के काउंटर पर गूंजती फोन की घंटियां तेज हो गई थीं। ट्रैफिक का शोर और भी ज्यादा तीक्ष्ण और कानों के पर्दे फाड़ देने वाला हो गया था। मुल्क की आंखों के चारों ओर सैकड़ों पिज्जा डिलीवरी बॉय मधुमक्खियों की तरह भुनभुनाते उड़ रहे थे। वे भी उसी ब्लैक होल में समाते जा रहे थे। तभी नीरू के मोबाइल पर मुल्क का भेजा हुआ मैसेज रिसीव हुआ, जो आसमान के रास्ते में कहीं कुछ देर के लिए फंस गया था, जिसके आखिर में लिखा था, प्लीज मेक इट दिस इवनिंग। बाहर बाजार अपना खेल चालू रखने के लिए किसी दूसरे मुल्क को ढूंढ रहा था। तो ये थी विवेक मिश्र की कहानी 30 मिनट्स। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खूब खुश रहें और अपना ध्यान रखें। नमस्कार।